अच्छा मूवी डिटेक्टर का काम क्या होता है? डिटेक्टर का काम है, समझो कि ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, कलेक्टर एक तरह का ये, ठीक है। और इसका कनेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर जाहिर सी बात है क्या कराएगा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिफ्लेक्ट होके, इसमें एक निडल लगी होती है इस तरह से। आपने एमीटर और वोल्टमीटर देखे होंगे शायद, उनको क्या होता है जैसे स्विच में लगाते हैं उनमें एक निडल लगी होती है जो आपको रीडिंग देती है। इसी तरह से गैल्वेनोमीटर, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे ये। गैल्वेनोमीटर एक छोटा सा डिवाइस होता है, जब उसमें से करंट पास होता है ना, तो वो अपनी निडल को मूव करा के बताता है कि हाँ भाई ये करंट आ रहा है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, अच्छा दोनों साइड डिफ्लेक्ट होता है, इसकी खास बात ये, इस साइड डिफ्लेक्ट होता है इसका मतलब होता है करंट का डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड डिफ्लेक्ट होता है इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ये है, बट ऐसा जीरो बीच में होता है। तो ये क्या करता है, जब ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, या इस साइड ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, है ना, वो डिपेंड करेगा कितना करंट है। कम करंट आएगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, या लेफ्ट साइड में कम करंट है तो थोड़ा यहाँ डिफ्लेक्ट होगा, बस ऐसा होता है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और कुछ रह गया क्या? सर्कुलर स्केल हो गया, ये सब हो गया, ठीक। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, तो आप इसे नोट कर लो पहले स्क्रीन स्टॉप करके, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या हुआ, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया किसका, डायमेंशन जर्मन एक्सपेरिमेंट का। अब हुआ क्या, हमने एक्सपेक्टेशन ये रखी थी कि इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी, इस टारगेट मटेरियल को हिट करेगी, और हिट करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर वो सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। अच्छा, तो जब इस डिटेक्टर को रखेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, यहां से हमने घुमाना स्टार्ट किया, चलते रहे, कोई भी करंट नहीं मिला क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आना चाहिए जिस पर ये इलेक्ट्रॉन टकरा के आ रहे होंगे, चलते रहे। तो हमने एक्सपेक्ट किया था एक पर्टिकुलर एंगल पर ही अपने को सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो करंट आएगा, और हमारा गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देगा, डिफ्लेक्शन दिखा देगा, तो सब बढ़िया रहेगा। तो हम बोल देते लाइट का पार्टिकल नेचर है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि जब हमने इस डिटेक्टर को यहां से घुमाना स्टार्ट किया ना, तो कुछ करंट यहां भी मिला, 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 कुछ करंट यहां भी मिला। सबसे मजेदार बात ये, आपको लग रहा होगा सर इसमें क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन भेजो, कुछ टकरा के इधर गए, कुछ टकरा के इधर गए, कुछ टकरा के उधर गए, सब जगह मिल रहा है करंट। जब इस एक्सपेरिमेंट को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ किया गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ रिपीट किया गया, तब भी क्या हुआ, हर एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ ना कुछ रीडिंग इस गैल्वेनोमीटर ने दिखाई। अब खुद सोचो, अच्छा आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन गया, टकराया, टूट गया 10 पार्ट में। इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, समझो। तो यार एक ही चीज कई जगह पर प्रेजेंट है, कई जगह पर प्रेजेंट है, तभी तो रीडिंग आ रही है हर जगह पर। और ऐसा किस में हो सकता है, लाइट में या वेव में? वेव में। जैसे कि इस रूम में देखो, आप इस रूम में लाइट ऑन करते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ रोशनी है, यहाँ ब्राइटनेस है, वहां अंधेरा है, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पर आपको ब्राइटनेस मिलती है ना। तो बेसिकली ये जो नेचर शो हो रहा है, ये किसका नेचर है, वेव नेचर। अभी कंप्लीट नहीं एक्सपेरिमेंट, हाँ चलो वेव नेचर प्रूफ हो गया, अभी तो बहुत सारी डिस्कशन बाकी है इसमें। तो बेसिकली ये बात तो समझ में आएगी भैया, ये पार्टिकल नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर पार्टिकल नेचर मानो तो एक पर्टिकुलर एंगल पर वहीं पर करंट मिलना चाहिए, बट मैंने जब इस सर्कुलर स्केल पर इस डिटेक्टर को घुमाया तो हर जगह कुछ ना कुछ रीडिंग अपने को मिली। अब हर जगह रीडिंग मिली तो ये बात तो समझ आएगी, एक जगह एक ही पार्टिकल एक टाइम पर इतने सारी जगह प्रेजेंट हो, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को मैंने डिफरेंट अप्लाइड वोल्टेज पर रिपीट किया, तो जो एक अच्छा ग्राफ मिला, बढ़िया, जहां पर वेरिएशन अच्छा मिला अपने को, किसका वेरिएशन, करंट का, है ना, वो वेरिएशन हमें 54 वोल्ट पे मिला। क्लियर है यहां तक कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को कई सारे वोल्टेज पर ट्राई किया, तो सबसे अच्छा जो ग्राफ बना, किसका ग्राफ बना वो भी समझा दूंगा, वो अपने को किसमें मिला, 54 वोल्ट पे मिला। क्लियर? ओके, 54 वोल्ट पर हमने क्या देखा, 54 वोल्ट अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन की बीम बनाई, टारगेट मटेरियल से टकराई, और हिट करने के बाद हमने डिटेक्टर को घुमाना स्टार्ट किया सर्कुलर स्केल पर।
तो घुमा रहा हूं, थोड़ी सी इंटेंसिटी आ रही है, थोड़ा सा करंट आ रहा है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो थोड़ा डिफ्लेक्शन, घुमाते 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 एक पर्टिकुलर एंगल, ये पूरा एंगल फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री लिया। जब एंगल 50 डिग्री हुआ तो इस पर्टिकुलर एंगल पर इस जो डिटेक्टर था इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए, और इस बात को पता कौन बता रहा है हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए? गैल्वेनोमीटर। तो हमें एक बात समझ में आई कि इस पर्टिकुलर एंगल पर क्या बना होगा? मैक्सिमा। मैंने क्या समझाया था कि मैक्सिमा कहाँ बनता है? जहां इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? सोचो, जहां सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। तो बेसिकली हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया, एक्सीलरेट कराने के बाद इस डिटेक्टर को इस स्केल पर घुमाया। जब घुमाया तो हमें कुछ जगह पर इंटेंसिटी कम मिली, जिन जगह पर इंटेंसिटी सोचो कम मिली होगी वहां पर क्या बना होगा? मिनिमा। कुछ जगह पर कुछ और रैंडम रही, चलते 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 एक एंगल ये टोटल 50 डिग्री ऐसा आया जहां पर हमें क्या मिला? हमें बहुत सारा करंट मिला। मतलब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसका? करंट का और ये एंगल का, फाई का, तो हमें जो ग्राफ मिला वो कुछ बढ़िया सा ऐसा मिला। और ये एंगल कितना? 50 डिग्री। ये मैक्सिमम अपने को करंट मिला। ठीक, ऐसा नहीं कि और किसी एंगल पे नहीं मिला, बट वो कम मिला। क्लियर है ये चीज? तो क्या चीज ऑब्जर्व की, वो यहां तक क्लियर अपने को है ना? आपको बस इतना याद आना चाहिए कि 54 वोल्ट पर हमने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो डिटेक्टर में जो सबसे ज्यादा रीडिंग आई वो किस एंगल पे आई? 50 डिग्री एंगल पे आई। और हमें इस बात से समझ में आया कि इस पर्टिकुलर एंगल पर अगर इलेक्ट्रॉन को हम वेव मान लें तो इसने क्या, अगर वेव नेचर है इसमें, तो इसने क्या बनाया होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाया होगा। अब अभी तो हमें प्रूफ नहीं किया, अभी तो हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व कर ली। ठीक है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो आधा हुआ है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व कर लिया? एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व कर लिया 54 वोल्ट पे अप्लाई करने में 50 डिग्री एंगल पर हमें इलेक्ट्रॉन का करंट का पीक मिलता है। तो हमने फिर अपना दिमाग लगाया, हमने कहा अगर अच्छा पीक मिला है, इसका मतलब अगर इस जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर रहा होगा तो इस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना होगा। अब हमने इस चीज को प्रूव करना मैथमेटिकली स्टार्ट किया। अब मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने शायद सुना हो ब्रैग्स इक्वेशन, ये ब्रैग्स लॉ है ना। इन्होंने क्या बोला, ध्यान समझिए। ये सरफेस, ये लेयर्स हैं, किनकी? एटम्स लेयर, एटॉमिक लेयर है समझो। ये सब एटम प्रेजेंट है इस तरह से, है ना। कई सारे एटम्स, पूरा अपना एक है तो उसमें एटम्स की लेयर है, और दो एटम्स की लेयर के बीच के सेपरेशन को हमने नाम दिया डी। ठीक है, ये क्या है? सेपरेशन बिटवीन एटॉमिक लेयर। क्लियर? हमने इस पर ऐसे एक वेव भेजी, ऐसे इलेक्ट्रॉन भेजा और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया। दूसरा अंदर एंटर कर गया, उस लेयर पे पहुंचा और इस तरह से यहां पहुंच गया। अब देखो मैंने बताया था कि कुछ चीजें नहीं होंगी, उन्हें अब तो अपने को याद रखना पड़ेगा, उसमें अभी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं बता सकता हूँ कि बस ये चीज याद रखना है। ठीक, तो बेसिकली इस एंगल को कुछ देर के लिए हमने 5/2 बोल दिया। वो 5/2 क्यों बोला अभी समझ में आ जाएगा। और ये एंगल हमने बोल दिया थीटा। लॉजिकली सोचो, और हमने इस वेव से, ध्यान समझना, ये सेकंड वाली बीम से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, पहला और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये वाला इस पाथ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? आपको दिख रहा होगा सेकंड वाला। मैं पूछूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ज्यादा, तो आप बोलोगे देखो यहां से लेके ये बिगिनिंग पॉइंट से लेके ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है यहां तक का तो पाथ सेम है, एक्स्ट्रा पाथ जो है ना ये है और ये है, मतलब इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस, ये सारी टर्म जो है ना वे ऑप्टिक्स में आएंगी, है ना, तो हो सकता है थोड़ा अजीब लगे बट वे ऑप्टिक्स में ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। बेसिकली पाथ डिफरेंस मतलब दो लोगों के चलने के बीच में जो पाथ का डिफरेंस आया वही पाथ डिफरेंस, उसमें कुछ भी ऐसा डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है ना। तो इनमें पाथ का डिफरेंस क्या है, ये वाला, ये लेंथ पूरी डी है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा d cos 90 माइनस थीटा, मतलब ये लेंथ आ जाएगी d sin थीटा। मतलब इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस है वो d sin थीटा 2d sin थीटा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2d sin थीटा। और अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा के इक्वल, है ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2d sin थीटा, बेसिकली पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपको पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जहां पर भी दो वेव के बीच का पाथ का डिफरेंस लैम्डा का इंटीजर होगा, मल्टीपल इंटीजर होगा, उन्हीं जगहों पर आपको कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा मिलेगा। तो हमने कहा चलो एन लैम्डा के हमारा पाथ डिफरेंस क्या था 2d sin थीटा, तो हमने पाथ डिफरेंस उठा के इस लैम्डा के इक्वल कर दिया, ठीक है यहां तक। चलो ये बेसिकली इक्वेशन को ही हम ब्रेग्स इक्वेशन बोलते हैं। तो ये ब्रेग्स की इक्वेशन थी। अब इसका क्या एप्लीकेशन है हमारे मतलब डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट वो आपको समझाता हूं। ये आप नोट कर लो, इसको मैं हटा रहा हूं। अब ये जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन में हमने क्या किया 2 इंटू डी क्या था एटॉमिक सेपरेशन। निकल क्रिस्टल के लिए ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता है इसका वैल्यू था 0.91 एंगस्ट्रॉम में, डिस्टेंस है ना फॉर निकल क्रिस्टल इट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। साइन थीटा, अच्छा ठीक है ध्यान समझना, थीटा प्लस 5/2, थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फाई कितना है 50 डिग्री। आपको सिर्फ 5/2 ये कुछ समझ नहीं आया, ये भी 5/2 होगा, ध्यान समझो। ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था और ऐसे आ रहा था, इस एंगल को ही आपने टोटल एंगल को क्या बोला था 50 डिग्री। तो लॉजिकली सोचो इस तरह से, ये तो ये टोटल एंगल भी कितना होगा, रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल टोटल 50 डिग्री एंगल होगा, है ना। अरे यही एंगल है वो, इस चीज को उठा के ये ऐसे है, इस चीज को उठा के ऐसे घुमा के रख दो तो यही एंगल तो 50 है ना। तो फाई का वैल्यू कितना है टोटल 50 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हमने लिखेंगे तो 90 माइनस 25 दैट इज 65 डिग्री। हम यहाँ रखेंगे d साइन थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे साइन 65 डिग्री, n का वैल्यू 1 रखा एंड लैम्डा। हमने इन सबको कैलकुलेट करके जब लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये आया था अप्रॉक्सीमेटली 1.67 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये निकाला किसकी हेल्प से, ये निकाला ब्रेग्स इक्वेशन की हेल्प से, और ये मानते हुए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। अगर आपको याद हो तो
डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन निकालने के एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा इन टर्म ऑफ वोल्टेज। ये आंसर जो आया ना कितने वोल्टेज पे आया, एट 54 वोल्ट। ठीक, हमने कहा हमारे पास एक और मेथड है, मेथड 2, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इट इज अंडरवुड ऑफ 150 अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। वो कितना है, 54। हमने कहा अगर आपने सब कुछ सही किया ना तो मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ और आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ मैच करना चाहिए। अगर मैच कर जाएगा तो मैं ये मान लूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर है, क्योंकि वो क्या चीज शो कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है। और इंटरफेरेंस कौन शो कर सकता है, पार्टिकल या वेव। तो हमने कहा चेक कर लेते हैं। तो देखो 150 डिवाइड बाई 54 यह है 2.77 है ना, और इसका अंडर रूट लेंगे हम, अंडर रूट ऑफ 2.77 तो यह है 1.66 है ना, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसके साथ 1.66 इसके साथ मैच कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हो गया कि बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका कैसा नेचर है, वेव नेचर है ना। खैर इलेक्ट्रॉन है यही नहीं, एक और जैसे आप YDSC पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पर भी हम प्रूफ करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके डबल नेचर होता है और वेव नेचर शो करता है वो। ठीक है, तो अब ये हमारा डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। इस पर एक आध बार क्वेश्चन आए हुए, क्वेश्चन IIT वाईटी में पूछा हुआ, वो मैं करा दूंगा। आप पहले स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो और डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में 2-4-10 लाइनें एक साथ नोट कर लो। हाँ, आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है कहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस, तो अभी जो मैंने बोला उसको लर्न कर लो सिर्फ आपको, है ना। आपके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आपके लिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, ब्रेक इक्वेशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए, 2d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज द ब्रेक्स इक्वेशन, है ना। और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। और डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या रीडिंग आपको याद होनी चाहिए, 54 वोल्ट, और ये एंगल कितना था, टोटल एंगल जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल था टोटल 50 डिग्री एंगल था। उस पर्टिकुलर एंगल पर और उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर जो आपको ग्राफ मिला था वो ग्राफ बहुत ही अच्छा था और पीक आई थी, किस डिग्री एंगल पे आई थी पीक, 50 डिग्री एंगल पे आई थी। ठीक है, चलो तो स्क्रीन स्टॉप कर इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के, है ना, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव, क्वेश्चन क्या IIT में आए हुए, क्वेश्चन नोट करो आप। अ न्यूक्लियस A with a finite de Broglie wavelength lambda A, lambda suffix में A, undergoes spontaneous fission into two nuclei, fission मतलब दो पार्ट में ब्रेक हुए, है ना, two nuclei B and C of equal mass. B flies in the same direction as that of A, while C flies in the opposite direction with a velocity equal to half of that of B. The de Broglie wavelength lambda B and lambda C of B and C are respectively, और चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चार ऑप्शन क्या क्या हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है 2 लैम्डा A और लैम्डा टाइम लैम्डा A, लैम्डा A 2 टाइम ऑफ लैम्डा A, ये चार ऑप्शन है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला कि एक न्यूक्लियाई था, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा था, दो पार्ट में ब्रेक हो गया और दोनों इक्वल पार्ट, दोनों के मास कैसे हैं, इक्वल बोला है। जो एक पार्ट हुआ उसे नाम दिया B और जो दूसरा पार्ट हुआ उसे नाम दिया C। तो B और C की डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है इन टर्म्स ऑफ A, है ना, और कुछ भी नहीं है उसमें। तो लॉजिकली एक बात सोचो आप, ये V0 स्पीड से जा रहा था, इसका मास m था, तो हुआ क्या, जब ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ तो एक ने तो अपना पाथ वापस अपोजिट डायरेक्शन रिट्रेस किया, बट मास कितना हो गया m/2, और इसका मास भी कितना हो गया m/2।
और ये गया इस डायरेक्शन में, और इसे बोल दिया कुछ बी और इसे कुछ बोल दिया सी। एक मिनट देख लेते हैं, डेटा चेक कर लेते हैं। बी और सी ऐसे ही बोला गया है। बी फ्लाइज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए व्हाइल सी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन वाले को सी बोला है, ये सी हो गया और ये अपना बी हो गया, ठीक है। विद अ वेलोसिटी B flies in the same direction as that of A, while C flies in the opposite direction with a velocity equal to half that of B। मतलब अगर इसकी स्पीड हम V मान लें तो इसकी स्पीड V/2 लेनी पड़ेगी अपने को, है ना, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन डेटा का, तो अपने को पता है ऐसे सारे केस में क्या चीज कंजर्व होती थी, मोमेंटम इज कंजर्व। और मोमेंटम कंजर्व तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mv0 इज इक्वल टू m/2 इंटू वी माइनस ऑफ m/2 इंटू v/2, है ना। m सब जगह से मार दो, मर गया ये। तो v0 इज इक्वल टू क्या हो गया, v/2 माइनस v/4, 4 एलसीएम लिया तो v0 इज इक्वल टू v/4, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 4v0। ये v का वैल्यू आ गया। अपने को तो एक चीज पता है कि लैम्डा, जैसे हम b के लिए निकालें तो b इज इक्वल टू, अच्छा इनिशियली इसका लैम्डा लिखना चाहूंगा मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम दैट इज mv0, ये लैम्डा a हो गया, ठीक है। तो लैम्डा b क्या हो जाएगा, लैम्डा b हो जाएगा h अपॉन m/2 है ना इसका, तो 2 ऊपर भेज दो और नीचे इसी की स्पीड आएगी दैट इज v, और v क्या है 4v0, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4v0, तो इस 2 से 2 मर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा h अपॉन 2mv0। अब h अपॉन mv0 क्या है, लैम्डा a, तो बेसिकली लैम्डा b इज नथिंग बट लैम्डा a/2, ये आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे लैम्डा सी, तो लैम्डा सी देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा सी इज इक्वल टू h अपॉन m/2 v/2, है ना। तो लैम्डा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन ये 4 ऊपर चला गया mv, और v इज इक्वल टू क्या है 4v0, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा h अपॉन mv0, और h अपॉन mv0 क्या है लैम्डा a। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो गया, ये डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब आप देखो तो ये सारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, ये सारी चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, कोलिजन वगैरह में पढ़ी थी। डी ब्रोगली या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का सिर्फ कितना सा यूज है इसमें कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन mv, सिंपल, ठीक है। तो आप स्क्रीन शॉट करके चीज नोट करो। एक और आईआईटी के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नोट करो। अ पार्टिकल ए ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज q is accelerated by a potential difference of 50 volt. Another particle B of mass 4m and charge q is accelerated by a potential difference of 2500 volt. The ratio of the de Broglie wavelength lambda a upon lambda b is close to, options are 10, 14.14, 0.07 and D लिख लो none of these, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अपने को अभी भी देखा था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता था h अपॉन p, और मोमेंटम को थोड़ी देर पहले ही हमने एक और फॉर्मूला मोमेंटम का देखा था कि हम मोमेंटम को लिख सकते हैं अंडर ऑफ 2m इंटू ev, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा e यहाँ ना लिखकर हमें लिखना चाहिए यहाँ पर चार्ज, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की कोई और पार्टिकल होता तो उसका चार्ज लिखते। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m/v एंड v इज व्हाट, ये v क्या चीज होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा a बाय लैम्डा b इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ
मास ऑफ बी, चार्ज ऑफ बी इंटू पोटेंशियल ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए, चार्ज ऑफ ए इंटू पोटेंशियल ऑफ ए। अब रख दो इसमें जो कुछ भी हो, मास ऑफ बी, मास ऑफ ए, और ये क्या दिए हुए थे आपको 4Q, 4M और Q, और यहाँ पे तो MQ था, और B के लिए 2500 और नीचे 50। इसका मतलब ये हो जाएगा 4M इंटू Q इंटू 2500 अपॉन MQ इंटू 50। MQ तो निपट लिया यहाँ से, ये 50 से ये 50 बार चला गया। 50 इंटू 4 कितना हो गया 200, 200 मतलब हो गया 10√2, और 10√2 हो गया, √2 कितना हो गया 1.414, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 14.14। एग्जैक्टली आंसर आ गया लैम्डा ए बाई लैम्डा बी। अभी सब आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ पर, है ना, तो उसमें कुछ खास नहीं आते। और डेविनेशन जर्मन एक्सपेरिमेंट मैंने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अपने एंट्रेंस एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें, उसमें कुछ ध्यान रखने वाली जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा अपने काम के आते नहीं, ठीक है। तो ये अपना ये डुअल नेचर ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। चलो बाय बाय, टेक केयर।